डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का जो टाइम है, आज की जो कंप्यूटर जनरेशन है, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, डिवेल्प्ड है आज के टाइम में, और आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा तरक्की करने वाली है। अगर हम आज की बात करें तो छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, फार्मर्स, जितने भी लोग हैं जो एआई से फेमिलियर हैं या नहीं हैं, वो डेली बेसिस पर बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं जो एआई बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, जिनमें एआई के एल्गोरिदम्स काम कर रहे हुए होते हैं। स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे होते हैं, गूगल जेमिनी को यूज़ कर रहे होते हैं, इसी तरह से सोरा को यूज़ करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं आज के टाइम में जो बेनिफिट दे रही हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जितने भी लोग हैं आज के टाइम पर, और उनको सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा डिवेल्प्ड है। इवन आज के टाइम में जितनी भी नई एप्लीकेशंस आ रही हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, उनको एआई के बगैर इनकम्प्लीट समझा जाता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में व्हाट्सएप ने जो मेटा एआई है उसके फीचर को ऐड किया हुआ है, फेसबुक ने भी एआई को ऐड किया हुआ है अपने फीचर्स में। अब बेसिकली इतनी तरक्की आज के टाइम में जो एआई कर चुकी है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो एआई है बेसिकली इसने स्टार्ट कहाँ से लिया। अब आज के टाइम की अगर मैं आपको मिसाल दूं, आज के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारी लाइफ्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। अगर आप 2 लोग 4 लोग कहीं पर डिस्कशन कर रहे हो, वो डिस्कशन आप अपने बिजनेस पर कर रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट पर कर रहे हो, आप किसी टॉपिक पर कर रहे हो, तो आपके मोबाइल्स में बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आपकी बातों को सुन रही हैं, जो लिसन कर रही हैं, उसकी बेस के ऊपर वो एनालाइज करती हैं, और आपको जब आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हो कुछ एड्स ऐसे शो करवाती हैं जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हैं, कुछ वीडियोस ऐसी आपको शो होती हैं जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हैं, जिनके बारे में आप डिस्कशन कर रहे थे। मीन्स टू से एआई बहुत ज़्यादा डिवेल्प्ड हो चुकी है आज के टाइम में, हमारी लाइफ्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, और हम डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं एआई से। क्वेश्चन ये है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज़ कहाँ से हुआ, इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई, कौन सी अचीवमेंट्स जो हैं ऐसी एआई में आई, कौन से माइलस्टोन्स इसने अचीव किए, कौन से सेटबैक्स आए, कौन से अप्स एंड डाउन्स आए, जिसकी बेस पर या जिससे होते हुए हम आज यहाँ पर एआई को इस स्टेज पर देखते हैं। इस पूरे टॉपिक को हमें कवर करना है। इस वीडियो में हमें एआई की फैसिनेटिंग हिस्ट्री को समझना है, और एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको सभी साइंटिस्ट पता होने चाहिए, वो लोग पता होने चाहिए जिन लोगों ने इस पर इतना ज़्यादा काम किया और आज एआई इस स्टेज पर है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स और कंपटीशन के एग्जाम्स में एआई की जो हिस्ट्री है, जो उसका एवोल्यूशन है, उसमें से क्वेश्चन उठाए भी जाते हैं। तो बेसिकली जो एआई है इसकी तारीख सदियों पुरानी है। ग्रीस की कहानियों में ऑटोमेटॉन्स का वर्ड जो है इसका बार बार जिक्र आया है। ऑटोमेटॉन्स बेसिकली इंसान ही की तरह के मॉडल्स होते हैं जो इंसान ही की तरह सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, भारी वजन उठा सकते हैं। लेकिन जो एआई फील्ड है प्रॉपर, ये कायम कब हुआ, ये एज अ फील्ड कब जो है आप बोल सकते हो ये बना। 1950s में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग के नज़रियात की बेस पर, उनकी एआई में कंट्रीब्यूशन की बेस पर 1950s में एआई बतौर फील्ड सामने आया। अब कहानी कुछ यूँ है कि वर्ल्ड वार 2 में जब जर्मन और ब्रिटिश आपस में जब इनकी वार हो रही थी, तो जर्मन एक मशीन जिसको एनिग्मा बोला जाता है, एनिग्मा से एक दूसरे को खुफिया पैगाम भेजते थे जिसको हम साइफर बोलते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट हैं एलन ट्यूरिंग, ये उस एनिग्मा कोड को डिकोड करना चाह रहे थे। उसको डिकोड इसलिए करना चाह रहे थे ताकि जो उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है जर्मन फोर्सेस की, उनको ये डिकोड कर सकें, उनको ये रीड कर सकें।
तब इन्होंने एक मशीन डेवलप की जिसको बॉम्ब मशीन बोला जाता है, जहां से मशीन लर्निंग का प्रॉपर जो है आगाज हुआ, उसकी बिगनिंग हुई। अब 1950s में ही ये जो साइंटिस्ट हैं एलन ट्यूरिंग, इन्होंने अपने पेपर में एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये था, कैन मशीन थिंक। अब इस क्वेश्चन से बाकायदा एआई का आगाज हुआ, जिससे लोगों में एक नई चीज सोचने को मिली कि क्या जो मशीन्स हैं ये इंसान की तरह सोच सकती हैं, इंसान की तरह काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती। और 1950 में ही एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर मैंने 1 by 1 ईयर वाइज सभी जो एआई के अंदर जो मेजर चीज़ें हैं, जो मेजर हिस्ट्री के मुताबिक काम हुए, वो मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले 1950s में ही एलन ट्यूरिंग ने एक क्वेश्चन जो वो पोज किया अपने एक साइंटिफिक पेपर में, कैन मशीन थिंक। और 1950 में ही इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया। अब ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, इसको थोड़ा सा आपने समझना। ट्यूरिंग टेस्ट में बेसिकली होता कुछ यूं है, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये बेसिकली एक सर्कल है, ये बेसिकली एक ह्यूमन इंटेरोगेटर है, और यहाँ पर हमारे पास है जी ये दो चीज़ें जिसको मैं सर्कल से डिनोट कर रहा हूँ। ये क्या है, ये एक इंटेलिजेंट मशीन है, और ये क्या है, ये है ह्यूमन, ये कोई इंसान बैठा हुआ है जी। ये बेसिकली क्या है, ये इंटेरोगेटर है ह्यूमन, ये इंसान इंटेरोगेटर है। अब इसने, ये 3 लोग हैं यहाँ पर, ये 2 लोग अलग से बैठे हुए हैं, इनके दरमियान सेपरेशन है। इसको नहीं पता, ये जो इंटेरोगेटर है, कि जो जवाब, जो ये सवाल पूछ रहा है इन दोनों से, वो जवाब मशीन से आ रहा है या ह्यूमन से आ रहा है, मतलब वो जवाब इसको किससे मिल रहा है। अब इसने कोई क्वेश्चन पूछा, जब इसने क्वेश्चन पूछा, इसने मशीन ने भी आंसर किया और इस ह्यूमन ने, इंसान ने भी आंसर किया। अगर ये इंटेरोगेटर इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि ये जो जवाब उसको मिला ये मशीन ने दिया है या इंसान ने दिया है, इट मीन्स जो मशीन है उसने ट्यूरिंग टेस्ट को फेल कर लिया, वो एक इंटेलिजेंट मशीन नहीं है। अगर ये जो इंटेरोगेटर यहां पर बैठा हुआ है, जो एक ह्यूमन है, ये इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि जो आंसर है वो मशीन ने दिया या ह्यूमन ने दिया, इट मीन्स ये मशीन ट्यूरिंग टेस्ट पास कर चुकी है। अगर एज अ टीचर मैं अपनी बात करूं या किसी भी टीचर की बात करूं, मेरे पास अगर 30 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक ऐसा स्टूडेंट है जो नालायक स्टूडेंट है, अगर वो कुछ ऐसा लिख कर लाता है, कुछ ऐसी असाइनमेंट बनाकर लाता है जो कि उसके इंटेलिजेंस लेवल से परे है, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि इसने चैट जीपीटी से इसको जो है वो कॉपी किया हुआ है। इसी तरह से ये जो इंटेरोगेटर है, ये इन दोनों के दरमियान अगर तो फर्क कर पाता है, इसका मतलब है कि ये जो मशीन है इसका ट्यूरिंग टेस्ट फेल हुआ, ये इंटेलिजेंट नहीं है। अगर वो फर्क नहीं कर पा रहा, वो ये बोलता है कि यार मुझे नहीं पता चल रहा कि ये मशीन ने आंसर किया, ह्यूमन ने आंसर किया, इट मीन्स उसने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया। बेसिकली जो ट्यूरिंग टेस्ट है ये एक थ्रेशहोल्ड भी है कि अगर आप कोई एक मशीन बना रहे हो तो एटलीस्ट वो ट्यूरिंग टेस्ट को पास करे, तभी हम उसको एक इंटेलिजेंट मशीन बोल सकते हैं। इसी तरह से ऐसा हुआ कि 1956 में एक और साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जिनको फादर ऑफ एआई भी बोला जाता है और फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर भी बोला जाता है। वो, उनका नाम था जॉन मैकार्थी। अब जॉन मैकार्थी जो हैं, इन्होंने 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की, इनके साथ 2 या 3 और साइंटिस्ट भी थे। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था डार्टमाउथ, ठीक है जी। इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो नाम है एआई, इसको कॉइन किया, मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉपर इस फील्ड का नाम कब वजूद में आया, वो आया 1956 में, जो किसने रखा जी, जॉन मैकार्थी ने। अब ये जो जॉन मैकार्थी हैं, ये एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एआई की फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो दी हैं। अब इनको फादर ऑफ एआई भी बोला जाता है, फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन या कंप्यूटर भी बोला जाता है। अब 1952 से 1969 तक एआई पर जितना भी मेजर काम हुआ है, जितनी भी मेजर कंट्रीब्यूशंस हुई हैं, वो वहाँ पर जॉन मैकार्थी का एक बहुत बड़ा किरदार है। 1958 में जॉन मैकार्थी ने एक लैंग्वेज डेवलप की जिसको हम लिस्प बोलते हैं।
बेसिकली एआई की जो रिसर्चेज हैं उसके लिए इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। आपने इसका नाम सुना होगा, मोस्टली एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लिस्प जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, इसको बनाया किसने और किस ईयर में बनाया। तो याद रखना है 1958 में जॉन मैकार्थी ने लिस्प को बनाया। और लिस्प जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आज के टाइम में सी है, C++ है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। लिस्प जो है ये पर्टिकुलरली क्या करती है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्चेज हैं वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है और इसीलिए जॉन मैकार्थी ने इसको डेवलप किया था। अब इसके बाद 1974 से 1980 तक जो टाइम है इसको एआई विंटर बोला जाता है। अब ऐसा है, थोड़ा सा बात को समझना है, जब कोई एक नया फील्ड बन रहा हुआ होता है जिस पर रिसर्चर काम कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हुए होते हैं कि कोई एक नई चीज़ उनको मिलेगी जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा अपनी जो है वो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हुए होते हैं। लेकिन इस टाइम में 1974 से 1980 तक वो जो बातें रिसर्चर कर रहे थे उतनी आउटपुट जो है वो नहीं मिल रही थी। इस टाइम को एआई विंटर बोला जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1974 टू 1980 ये बेसिकली क्या था, ये क्रिटिसिज्म और फाइनेंशियली सेटबैक का एक टाइम था और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जो है जो एआई निकली, वो निकली किस तरह से, इसको एक बूम मिला। वो बूम कब मिला, वो मिला 1980 में। 1980 में ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, उन्होंने एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली एज अ कोर्स भी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंसेज में पढ़ाया जाता है। हम हमारे आने वाली वीडियोस में भी एक्सपर्ट सिस्टम्स को समझेंगे। बेसिकली ये बोर्ड्स हैं। बोर्ड्स क्या काम करते हैं, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, अगर वो कोई प्रोडक्ट सोल्ड आउट कर रही है, जो ख़रीदने वाले हैं अगर वो उनका हेल्पलाइन नंबर मिलाते हैं तो आगे से वो जो बॉट है वही बात कर रहा होता है। बॉट के पास 700-800 सवालों के जवाब होते हैं जो मोस्टली कस्टमर पूछते हैं, वो बॉट उनको आंसर कर रहा होता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये एक्सपर्ट सिस्टम है। हाँ, अगर उनसे हटकर वो जो बंदा है, वो जो कस्टमर है, कोई क्वेश्चन करता है तो उसके लिए जो है वो फिर ह्यूमन उनको आंसर करते हैं। इस तरह से कंपनीज ने एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट किया और इससे जो ह्यूमन पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हुई। तो आज के टाइम में भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, वो एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ करती हैं। इंडिया में जोमेटो है, स्विगी है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम्स को यूज़ कर रही होती हैं, बॉट्स को यूज़ कर रही होती हैं। 1980s में एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ एक ही दफ़ा जब बढ़ा तो एआई को जो है वो एक, आप बोल सकते हो, बूस्ट मिला। एआई फिर अपने जो विंटर है उससे बाहर निकली और 1997 में IBM का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डीप ब्लू। डीप ब्लू ने जो वर्ल्ड चेस चैंपियन था जिसका नाम गैरे कैस्परोव था, उसको उसने हराया। जो IBM का सॉफ्टवेयर है डीप ब्लू। तो यहाँ से भी जो एआई है इसकी वाह स्टार्ट हुई कि इसने जो चेस चैंपियन है उसको हरा दिया इसके एक सॉफ्टवेयर ने। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये 1 by 1 अचीवमेंट्स करती गई और आज के इस टाइम में पहुंची। फिर 1997 के बाद 2005 में एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसका नाम है स्टैनली, जिसको बनाया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इसने एक चैंपियनशिप है, एक चैलेंज है जिसको हम डार्पा चैलेंज बोलते हैं, इसमें इसने विन किया। ये पहली सेल्फ ड्राइविंग कार थी। आज के टाइम में तो जो टेस्ला है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं अमेरिका में, बड़े कंट्रीज़ में, जहां पर सेल्फ ड्राइविंग कार जो हैं वो चल रही हैं और हर बंदे को इसका पता है। पहली स्टैनली कार का नाम था जो 2005 में आई और इसने सेल्फ ड्राइविंग कार, ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार थी, इसने डार्पा चैलेंज को विन किया, जिससे नेक्स्ट जो है इसने, आप बोल सकते हैं, एक और माइलस्टोन अचीव हुआ। फिर उसके बाद 2011 में IBM वैटसन, जो कि सॉफ्टवेयर है IBM का, इसने जियोपार्डी जो एक गेम है, एक क्विज गेम है, इसको इसने विन किया। फिर उसके बाद 2016 में जो सबसे बड़ी एक हिस्टोरिकल, आप बोल सकते हो, अचीवमेंट बोला जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसको अचीव किया 2016 में।
गूगल का एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोला जाता है गूगल एल्फागो, मतलब उसका नाम है एल्फागो, उस सॉफ्टवेयर का नाम है। उसने जो वर्ल्ड चैंपियन है ली सेडल, उसको उसने जो है वो हरा दिया। अब ली सेडल बेसिकली ये जो गेम है इसका नाम भी गो गेम है। गो गेम होती कुछ यूं है कि उसके अंदर व्हाइट और ब्लैक स्टोन्स को यूज किया जा रहा होता है, जिसको चेस से एक डिफिकल्ट गेम माना जाता है। अब ये जो प्लेयर था जिसको ली सेडल बोलते हैं, ली सेडल के साथ ये जो एल्फागो सॉफ्टवेयर है, इनका जो मैच हुआ वहां पर 5 मैचेस इनके हुए। जो पहले 3 मैचेस थे वो इस सॉफ्टवेयर ने जीते, ठीक है जी, अल्फागो ने। चौथा मैच जो है वो ली सेडल ने जीता और 5वां भी जो है वो इस अल्फागो ने जीता। और ये एक हिस्टोरिकल विक्ट्री मानी जाती है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसने ली सेडल को 2016 में हराया। एक टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में। फिर उसके बाद आपको पता है 2018 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी को रिलीज किया। 2025 में चैट जीपीटी का 5th वर्जन जो है वो आ चुका है। और 23-24 में गूगल जेमिनी जो है इसको रिलीज किया गूगल ने। बेसिकली ये बेस करता है LLM पर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर। अब ये गूगल जेमिनी जो है ये असिस्टेंट भी है, ये चैटबॉट भी है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। आज के टाइम में अब जो चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, सोरा है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो बहुत इन हैं, इनको हर बंदा यूज़ कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, आपने फॉर एग्जांपल अगर एआई की हिस्ट्री को ही पढ़ना है तो आप सिंपल यहाँ पर जाते हो, आप जाकर एक प्रॉम्प्ट लिखते हो कि मुझको एआई की हिस्ट्री चाहिए, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, इसमें कौन से अप्स एंड डाउन्स आए, कौन सी अचीवमेंट्स इसने ली और आज एआई कहाँ पर खड़ी है। तो ये आपको पैराग्राफ की शक्ल में, ये आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो 1 बाय 1 आपको क्लियर करके बताती है। किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आप चाह रहे होते हो, आज के टाइम में हम कुछ तस्वीर देते हैं, तस्वीर अपलोड करते हैं और साथ में एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि मुझको एक हॉर्स के साथ खड़ा कर दो, मुझको फलां केटू की पहाड़ी के साथ खड़ा कर दो, तो ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड ऐसी ऐसी इमेजेस जो बड़े बड़े फोटोग्राफर नहीं बना पा रहे, उनको जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो बीट कर चुकी है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं जो आने वाले टाइम में हमको आहिस्ता आहिस्ता इसके फील भी होंगे। हर चीज़ के ही फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, हमको उसको यूज़ उसके फ़ायदे की टर्म में करना होता है। तो होपफुली जो प्रॉपर हिस्ट्री है एआई की वो आपको समझ आई होगी। मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। और ये कॉलेज विजिटिंग एग्जाम्स के लिए मोर देन एनफ है। एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।